गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। आज एथिक्स का क्लास है 71। लंबे टाइम से क्लास रुका हुआ था। अब हम इसको रोज कोशिश करेंगे कि रोज क्लास चले और एथिक्स पूरा हो जाए यूट्यूब पे, जो जैसा कि वादा था। तो देखिए, हम अभी एथिकल कंसर्न देख रहे थे, तो अभी हमको देखना है आगे उसके एथिकल कंसर्न इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंता। अब सवाल ये है कि सरकारी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं कैसे होती है। स्कूल याद है, एग्जाम्पल के लिए लीजिए, एक स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है एक, और स्कूल में हो रहा है सरस्वती पूजा। इसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा जब पढ़ेंगे उसको, तो ठीक है। तो सरस्वती पूजा हो रही है स्कूल में, कौन से, गवर्नमेंट स्कूल है एक, ठीक। अब गवर्नमेंट स्कूल है तो स्कूल में हर रिलीजन के बच्चे आते हैं, हर तरीके के बच्चे आते हैं, और सरस्वती पूजा जो है हिंदू धर्म में माना जाता है। अब कुछ बच्चे के फादर हो सकते हैं और कुछ कोई हो सकते हैं, बच्चों को तो इतना ज्ञान होता नहीं इन सब चीज़ों का, तो हो सकता है आपत्ति जताए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से पब्लिक संस्था में एक तरीके का कंसर्न है, एक चिंता का विषय है कि केवल एक धर्म का पूजा क्यों हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें एथिकल कंसर्न क्या है, जब ये सरस्वती पूजा होगा तो जो संवैधानिक मूल्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जैसे सहिष्णुता, टॉलरेंस, लोकतंत्र और स्पेशली धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, ये प्रभावित हो रहा है, सीधी सी बात है। तो ये एक एथिकल कंसर्न है, सरस्वती पूजा करना स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में, एक एथिकल कंसर्न है। अभी हम केवल कंसर्न गिनाते चले जाएंगे कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या क्या कंसर्न है, एथिकल कंसर्न है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है कि स्कूल में हो रहा है, एक एक एग्जांपल लेके देखते हुए चलेंगे। तो ये एक एग्जांपल है एक तरीके का, ठीक है। दूसरा है मौलिक अधिकार का तिरस्कार करना, ठीक है। कैसे, जैसे एजुकेशन में धर्म का पाठ देना, एजुकेशन में धर्म का पाठ पढ़ाना, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी लेवल पे, ये तीनों लेवल पे धर्म शिक्षा में जो है, एजुकेशन में धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है किसी एक विशेष धर्म का पढ़ाया जाए, तो आर्टिकल 25 दिक्कत में है, आर्टिकल 29 दिक्कत में है, मतलब हर कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे एक कम्युनिटी का पढ़ाया जा रहा है। आर्टिकल 29, 20, 30 क्या बोलता है कि अलग से विशेष आप अपने धर्म का कुछ खोल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एक जहाँ पे सभी वर्ग के लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे आप केवल एक का नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, 30 तिरस्कार हो रहा है मौलिक अधिकार का, आर्टिकल 25 का ज्यादा हो रहा है। तो ये एथिकल कंसर्न है एग्जाम्पल के लिए, ठीक। देखिए, तीसरा है बहुमत की तानाशाही, ठीक है। बहुमत की तानाशाही कैसे, मान लीजिए भाषा का, भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे खान पान है, सबके अलग अलग कल्चर है, ठीक है। तो भाषा भी कल्चर का पार्ट है। तो मान लीजिए 100 लोग हैं, 90 लोग मराठी भाषा बोलते हैं, ठीक है, और 90 लोग 100 में से मराठी बोलते हैं, और ये 90 लोग 10 लोगों पे दबाव डालें जो अदर भाषा बोलते हैं कि तुम मराठी बोलना पड़ेगा, ठीक है। मराठी ले लीजिए, गुजराती ले लीजिए, कोई भी भाषा ले लीजिए, ये तुमको बोलना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का बहुमत की तानाशाही है, उन 10 लोगों पे उनका शोषण करा जा रहा है। अब इसी के सेंस में एक फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर थे, इनका नाम था एलेक्सी डी टोकोविले, ठीक है। इन्होंने टिरनी ऑफ मेजोरिटी बोला इसको, यानी बहुमत की तानाशाही या बहुमत का शोषण या बहुमत का अत्याचार, ठीक है, एलेक्सी डी टोकोविले, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, टिरनी ऑफ मेजोरिटी, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया ना, बस वैसा एग्जांपल है, लेकिन अब शाब्दिक अर्थ समझिए इसका क्या है। क्या मतलब इसका, मेजोरिटी अपनी राय, ध्यान दीजिएगा, जब बहुमत अपना, बहुसंख्यक लोग अपनी राय, अपने फैसले, अपनी इच्छाएं माइनॉरिटी पे यानी अल्पसंख्यक पर जबरदस्ती थोप दे, ठीक है, थोप दे, और क्या हो, इससे क्या होगा, जो माइनॉरिटी है उनकी आवाज, उनके अधिकार, उनकी पहचान सब दबा दी जाती है। टिरनी ऑफ मेजोरिटी, एलेक्सी डी टोकोविले, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया, 100 लोग हैं, 90 लोग मराठी बोल रहे हैं, 10 लोगों पे दबाव डाला जा रहा है, तो शोषण एक तरीके का क्या है, ये टिरनी ऑफ मेजोरिटी है अकॉर्डिंग टू एलेक्सी डी टोकोविले, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये जो 90 लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे लोकतंत्र तो दिख रहा है। अगर चुनाव करा ली जाए इस चीज के लिए कि चलिए 100 लोग हैं और 90 मराठी और 10 अदर है, अब वोट होगा तो कौन जीतेगा, ऑब्वियस सी बात है यही जीतेंगे। तो यहाँ पे दिख तो रहा है कि लोकतंत्र तो है, क्योंकि फैसला जो है बहुमत से हो रहा है, लेकिन जो है न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है, इसको जस्टिस नहीं बोलेंगे, ठीक। वोट करा लेंगे आप, या कह सकते हैं आप कुछ भी कह लेंगे कि हाथ उठवा लीजिए सबका कि कौन कौन सहमत है, कौन कौन असहमत है कि मराठी बोलना है कि कुछ और बोलना है, तो 90 लोग तो मराठी तो मेजोरिटी में चला ही जाएगा, दिखेगा कि हाँ चलो यार चुनाव से हुआ है, सबके फैसले से हुआ है, तो लोकतंत्र दिखेगा, लेकिन ये जस्टिस नहीं है, ठीक है। तो यही है टिरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो मैंने अभी पीछे सब बताया। क्या बताया, ये जो मेजोरिटी अपनी राय, अपने फैसले, अपनी इच्छाएं अल्पसंख्यक पर जबरदस्ती थोप दे, और क्या हो, उनकी आवाज, उनके अधिकार, उनकी पहचान को दबा दी जाती है,
ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल दिया है, तो इसी को बोला जाता है टिरनी ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, तो टोकोविले को डर क्यों था इस बात का, मेजोरिटी का डर, कि 100 लोग हैं, 100 में से 90 बहुमत में है, 10 नहीं है, तो इनको इस बात का डर था। देखिए टोकोविले कहते क्या थे, इनका कहना था कि राजा की जो तानाशाही है वो दिखती है, साफ साफ सामने करेगा तो दिखेगा, लेकिन बहुमत की तानाशाही चुपचाप आ जाती है, वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो लोग सोच सकते हैं जब ये चुपचाप आएगी बहुमत की तानाशाही, तो लोग सोच सकते हैं ना कि यार बहुमत ने कहा है तो सही होगा, लोगों ने चुनाव करके कराया है तो सही ही होगा। ठीक है, और इसी सोच में क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार दब जाते हैं, अलग सोच रखने वाले डरने लगते हैं, समाज भीड़ की सोच से चलने लगता है, मॉब मेंटेलिटी डेवलप होने लगती है। ठीक है, कि सभी ने किया है, अगर इतना 90 लोगों ने मिल के किया है तो ये सही ही होगा। ठीक है, ये मॉब मेंटेलिटी तैयार हुई, 10 के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है, ये 10 के साथ अनजस्टिस होगा, इनजस्टिस होगा, और सबके साथ जस्टिस हो गया, तो अधिकार दबेंगे, यहाँ पे लोग डरेंगे और भीड़ वाली सोच डेवलप करेगी। तो देखिए इसको क्या कहा गया है कि इसको लोकतंत्र में खतरनाक कहा गया है। क्यों कहा गया है, देखिए क्योंकि लोकतंत्र केवल मतों की गिनती नहीं है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट, लोकतंत्र केवल मतों की गिनती नहीं है कि मत गिन लिया तो लोकतंत्र हो गया। ये क्या है, लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र है अधिकारों की रक्षा, विचारों की आजादी, विविधता का सम्मान करना। प्रियम्बल याद करिए भारत का, प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। ठीक है, तो वो है लोकतंत्र, वो है। अब उसको हट के मॉब मेंटेलिटी तैयार हो रही है, तो ये तो पूरा वायलेट कर रहा है सब चीजों को। तो अधिकारों की रक्षा, विचारों की आजादी, विविधता का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो लोकतंत्र मॉब रूल बन जाएगा, एक भीड़ तंत्र तैयार होगा। ठीक है, अभी ये सब एथिकल कंसर्न बताया जा रहा है, क्या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीजें होने लगे, तो दिक्कत की बात है, एथिकल कंसर्न है ही। तो देखिए भारत के संदर्भ में मॉब रूल से बचने के लिए क्या लिया गया है, क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फंडामेंटल राइट है, मतलब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, जुडिशरी है, आर्टिकल 14, 19 और 21 है, खासकर इस खतरे से बचने के लिए जो पीछे गिनाया गया, ट्रिनिटी ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, तो ये सब मिलकर कहते हैं क्या है कि बहुमत भी संविधान से ऊपर नहीं है, मतलब बहुमत भी संविधान से ऊपर नहीं है। अगर मान लीजिए मेजोरिटी में 100 लोग हैं, 90 लोग कुछ कह रहे हैं, 10 लोग कुछ कह रहे हैं, ये कहेंगे कि हमारी भाषा इस पे लागू करो, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आके खड़ा हो जाएगा और इनको निगलेक्ट कर देगा। तो यही कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुमत यानी मेजोरिटी से भी ऊपर है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप देखेंगे अभी रियल इशू एक बार क्रिएट हुआ था ना, मराठी, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन उसको सीधे मना कर देगा, हटाओ उसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से तो ऊपर है नहीं, तो ये जो भले मेजोरिटी में रहे लेकिन इनको हटा देंगे। समानता बंधुत्व का भी एक अपना मूल्य है ना, तो उनको सब जगह लागू करना है, तो ये नहीं चलेगा। हमारा देश एक बहुभाषी देश है ना, भाषाओं की विविधता है, तो सबको संजो के चलने के लिए सेकुलरिज्म, बंधुत्व, ये जो वैल्यूज हैं इसको सुरक्षित रखना होगा। अब चौथी बात, सरकार की क्या चुनौतियां हैं, उनको भी एथिकल कंसर्न है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए इनके पास बजट कम होता है, जिससे क्वालिटी गिरती है और फिर जनता का रिएक्शन आता है। जैसे मान लीजिए कहीं पुल बना है, पुल टूट गया, सड़क बनी है, सड़क को ऐसे हाथ से, जैसे होता है ना, सड़क से हाथ से ऐसे डाल के, जैसे चूड़ा पट्टी होता है ना, ऐसे उठा के लेके चले जाना, घर बिगड़ जाए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एकदम गिरी हुई है, घटिया किस्म की है। ठीक है, बजट कम, तो इनके लिए कंसर्न बन जाता है गवर्नमेंट के लिए कि हमने टैक्स लगाए, टैक्स पेयर के पैसे इन्वेस्ट किए और ये 2 कौड़ी का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिससे लोग मर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, आप देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक, और भारत देश के अंदर जो है बहुत सारे टीचरों की भी कमी है, क्वालिटी टीचर नहीं है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है ना कि क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो उसके लिए टीचर भी तो क्वालिटी वाले होने चाहिए, उस लेवल पे जाके पढ़ाए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें, वो है ही नहीं। तो ये सरकार की चुनौतियां एक कंसर्न है। अब देखिए अभी तक हमने क्या देखा, इतना एथिकल कंसर्न देखा सारी चीजें। अब हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एथिकल कंसर्न इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। पहला याद करिए, एक स्कूल है जिसमें सरस्वती पूजा हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, जो वैल्यूज था, वो दिक्कत में आ रहा था। तो उसका सोल्यूशन ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्मिक बंधुत्व सिद्धांत का पालन करना, सभी धर्मों को समान मानना। या तो
या तो ये करें स्कूल में कि कोई भी रिलीजियस चीज़ होगी नहीं, ठीक है? कोई भी नहीं होगी। एनसीईआरटी में मिलेगा कि इसको फ़ॉलो किया गया, कोई भी रिलीजियस चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा ये करें कि अगर सरस्वती पूजा हो रही है तो सभी और धर्मों के बच्चे ना सभी धर्मों का वो सेलिब्रेट करें स्कूल के अंदर। ताकि हिंदू बच्चा हो तो मुसलमान, ईसाई इन सब का भी जो है धार्मिक चीज़ें जो है वो देखे। और जो मुसलमान का है तो हिंदू भी देखे, ईसाई का है तो हिंदू मुसलमान सब देखे। सबका एक तरीके का पार्टिसिपेशन करे, सबका करे, या तो किसी का ना करे। करे तो सबका करे, ना तो किसी का ना करे। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि इसमें जो है मना किया गया। स्कूल जो खासकर ये गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इन सब चीज़ों को मना किया गया है। सरस्वती पूजा इस तरीके का कोई भी चीज़ें, रिलीजियस चीज़ें नहीं होंगी यहाँ पे। तो 2 सॉल्यूशन है, या तो सबका करे या तो किसी का ना करे। ठीक है, ये सॉल्यूशन है ताकि संवैधानिक वैल्यूज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वो बना रहे। ठीक है, अब दूसरा है फंडामेंटल राइट्स का तिरस्कार। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो तिरस्कार किया गया है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? नो रिलीजन बेस्ड इंडोक्ट्रिनेशन, मतलब मतारोपण नहीं होगा। मतारोपण नहीं है, विचारधारा नहीं थोपना है किसी पे। ठीक है, इसका मतलब होता है विचारधारा थोपना या मतारोपण करना जबरदस्ती, ये नहीं करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साफ साफ नियम बना रखा है, तो कंफ्यूज करना ही नहीं। बहुमत की तानाशाही, ठीक है, बहुमत की तानाशाही जो 3 भाषा वाला नियम था, अरे सॉरी, जो भाषा वाला विवाद था, मान लीजिए, तो क्या करना चाहिए? 2 सॉल्यूशन है इसका। या तो टेक्नोलॉजी लाए। आपने एक मूवी देखी होगी ना, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें देखेंगे एक सीन है जहाँ पे दीपिका पादुकोण जो है एक्ट्रेस है, वो कान में एक मशीन लगाती है और एक जो साइंटिस्ट होता है वो भी एक मशीन लगाया होता है। साइंटिस्ट अपनी भाषा में बोल रहा होता है, दीपिका पादुकोण अपने भाषा में सुन रही होती है। ये अपनी भाषा में बोलती है और साइंटिस्ट अपनी भाषा में सुन रहा होता है। तो या तो टेक्नोलॉजी पे काम करें, तकनीक ऐसा डेवलप करते हैं कि भाषा की समस्या, बैरियर एकदम से खत्म हो जाए। दूसरी चीज, ये जो 3 लैंग्वेज रूल है, या तो वो लाए, ठीक है, स्कूलों के लेवल पे, ताकि बच्चे पहले से ही सब सिमिलर, नॉर्थ इंडिया की जो भाषा है वो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया की भाषा जो है नॉर्थ इंडिया में, इस तरीके का कुछ बनाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करें इस तरीके का, एक झटके में पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। और जो लोग अपनी भाषा प्रिजर्व करना चाहते हैं उनकी भाषा भी प्रिजर्व रहेगी, और जो है तकनीक भी आगे बढ़ेगा। कहीं किसी को कोई भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपनी भाषा जानता है वो सीखा रहेगा, और उसको इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी और अन्य भाषाएं सीखने पे। क्या करना होगा? वो अपनी भाषा में सारी चीजें पढ़ेगा, लिखेगा, सीखेगा। तकनीक डेवलप कर दे बस। क्या जरूरत है एक्स्ट्रा लगाने का एफर्ट? आधे लोगों का तो समय इसी में चला जाता है कि दूसरी भाषा सीखने में, ये भाषा वो भाषा सीखने में। तकनीक डेवलप कर दे, भाषा सीखने की समस्या खत्म हो जाएगी उसी वक्त। तो तकनीक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चौथा, सरकार की चुनौतियां क्या है? देखिए, सरकार की चुनौतियां जो बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब सीधा सीधा बजट कम है, जिसकी वजह से क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। बजट कम क्यों होता है? मान लीजिए 1 2 3 4 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में क्या किया, 100 करोड़ दे दिया, एक में 20 करोड़ दिया, एक में 1 करोड़ दिया, एक में दे दिया 50 करोड़। सभी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे, सभी को 100 करोड़ की जरूरत थी। तो ये जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये ना करें, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे क्वालिटी डिक्रीज ना हो। ठीक है, सेकंड ARC का जो निर्देश है ये भी यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एथिकल गवर्नेंस और रिसोर्स फेयरनेस चाहिए। ठीक है, तो इससे सरकार की जो चुनौती है वो खत्म होगी। और ये भाषा का जो सॉल्यूशन था, तकनीक, इसको याद रखिएगा। आप हो सकता है उस फिल्म का नाम डाल के वो जो मुख्य सीन है उसका थोड़ा सा रेफरेंस भी दे सकते हैं, ताकि दिमाग में क्लिक करे। ठीक है, देखिए अब इसको समझने के लिए एक बुक का नाम बताता हूँ, टू किल डेमोक्रेसी। इसका एक लाइन में क्रक्स देख लीजिए। लोकतंत्र को केवल चुनाव नहीं, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और न्याय प्रणाली की रक्षा चाहिए। अब ये बुक भी देख लीजिए। पढ़ने का मन हो तो इसको तकिए के पास रखिएगा और एक 2 पन्ना पढ़ते जाइएगा डेली। टू किल अ डेमोक्रेसी, इंडियाज पैसेज टू डेस्पोटिज्म। ठीक है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जैसे भी पढ़ने का मन हो तो टू किल डेमोक्रेसी, इस बुक को पढ़िएगा। ठीक है, अब और भी बातें समझ में आएंगी। तो देखिए, अभी तक जितने भी एथिकल कंसर्न बताए गए, ठीक, उसके हल्के हल्के सॉल्यूशन भी दिए गए। लेकिन अगर आपको कहीं भी दुविधा हो जाती है या नैतिक चिंता या नैतिक दुविधा में फंसते हैं, तो उसका एकदम सटीक क्लियर, जब हर तरीके से हट जाए, एकदम सटीक क्लियर किस तरीके से उस दुविधा से, उस चिंता से बाहर निकलेंगे, उसके कुछ सोर्स है। सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत क्या है? पहला क्या है? लॉ, यानी कानून। कहीं भी फंसेंगे, कानून में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ना है। रूल्स, रेगुलेशंस, और आपका कॉन्साइंस, आपका विवेक।
ठीक है, ये 4 हैं, एक-एक करके देखेंगे। पहले लॉ देखेंगे, ठीक है? देखिए, सबसे पहला सवाल लॉ क्या है? एक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए। लॉ क्या है? एक नियम है। कैसा नियम है? जिसे सरकार ने बनाया हो और पालन करना अनिवार्य हो, न मानने पर सजा होगी। इसको एक तरीके से पॉजिटिव लॉ भी बोलते हैं। पॉजिटिव लॉ बताऊंगा क्या है। देखिए, सरकार ने बनाया हो, पालन करना अनिवार्य है, न मानने पर सजा होगी। मानना अनिवार्य है, क्योंकि आप एक कंट्री में रहते हैं, मान लीजिए एक देश है, इंडिया है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कानून बना रखा है, अब इसको नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये आप देश का कानून को नहीं मान रहे, तो सजा मिलेगी, ठीक है? तो उसको लॉ कहते हैं। नियम है, सरकार ने बनाया है, पालन करना अनिवार्य है, न मानने पर सजा होगी, ये लॉ है, ठीक है? अब लॉ के ओरिजिन्स क्या है? कानून, उसके ओरिजिन्स क्या है? देखिए, कस्टमरी लॉ, परंपरागत कानून, जैसे शादी की उम्र, गोत्र का नियम, ये सारी चीजें होती हैं कस्टमरीज लॉ में, ये एक हो गया। दूसरा है रिलीजियस लॉ, जैसे शरीयत, बाइबिल, मनुस्मृति पहले चलता था, ठीक है? तो रिलीजियस लॉ हो गया। एक होता है नेचुरल लॉ, क्या कहता है? इसमें ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम होता है, जो जन्मजात आपको प्राप्त होता है, ठीक है? अब एक है वैधानिक नियम, स्टैट्यूटरी लॉ, आईपीसी, आरटीआई एक्ट एक्सेट्रा, मोटर व्हीकल एक्ट, ये सब। तो ये सब ओरिजिन है लॉ के, आज के लॉ के, ठीक है? तो लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी से लॉ बन जाता है, ठीक है? ये बेसिक एजुकेशन, बेसिक चीजें बताई जा रही हैं। अब टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया, कैसे कैसे लॉ है? लॉ बहुत तरीके के, बहुत तरीके, हर छोटी छोटी चीज के लॉ है। तो कौन कौन से हैं? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेबर लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, लॉ लॉ लॉ, खूब लॉ, तो एक्सेट्रा, गिनती नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है? तो सवाल ये है कि लॉ की जरूरत क्या है हमें, ठीक है? अपने आप से सवाल करिए, बिना लॉ के समाज कैसा हो जाएगा? जंगल जैसा हो जाएगा, हुमा हुमा करने के लिए दौड़ने लगेंगे लोग, है ना, लेके भाला वाला मारने लगेंगे सबको। तो लॉ की जरूरत है ताकि आपको रोका जाए, आप हुमा हुमा न करें। फॉर एग्जाम्पल लॉ के आरटीआई एक्ट, आपका जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, आज इसके बारे में आज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, तो इसमें देखेंगे कि इसका, कह सकते हैं इसका भरता निकाल दिया गया है बना के, ऐसा बनाया गया, ऐसा संशोधन किया कि आप सूचना मांगेंगे तो मिलेगा ही नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लॉ के। अब देखिए दूसरा है नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम। क्या है प्राकृतिक नियम? देखिए क्या है ये प्राकृतिक नियम क्या है? इंसान के विवेक, मानवता की अच्छाई और प्रकृति से निकलते हैं, ठीक है? इनका जो नेचुरल जो लॉ है वो किसी संसद, संविधान की अनुमति की जरूरत नहीं होती इनको, ठीक है? जो इन व्यक्ति के विवेक से निकले, आपको ज्यादा मानवीय बनाए, ठीक है, अंदर से आए, उसको कहते हैं नेचुरल लॉ, ठीक है? अब नेचुरल लॉ जो है जन्मजात होता है। अब इसका सिग्नेचर क्या है? देखिए इसका सिग्नेचर ये है, न्याय, स्वतंत्रता, सच्चाई, करुणा, जीवन का अधिकार, ये है नेचुरल लॉ, ठीक है? तो नेचुरल लॉ का ओरिजिन क्या है? अब मैं जिन थिंकर्स का नाम लेने जा रहा हूँ उनको विस्तार से अलग से पूरा चैप्टर है, पढ़ेंगे, लेकिन ये नेचुरल लॉ आया कैसे, जिन्होंने ये सब सारा कॉन्सेप्ट दिया है उनके नाम, सुकरात, अरिस्टोटल, सिसेरो, थॉमस एक्विनस। ये लोग क्या कहते थे? इन सबका एक क्रक्स बताता हूँ। देखिए ये सब कहते थे कि सही गलत जानने के लिए हमें बाहर नहीं, अंदर झांकना चाहिए। अब अंदर क्या, जेब में झांकना चाहिए? नहीं, अपने अंतरात्मा के लेवल पे जाना चाहिए, सवाल करना चाहिए अपने आप से, जो मैं कर रहा हूँ क्या सही है कि गलत, ठीक है? यहीं से आया है नेचुरल लॉ, और यही है वो लोग जिन्होंने नेचुरल लॉ को फॉर्म किया है, ठीक है? सुकरात, अरिस्टोटल, सिसेरो, थॉमस एक्विनस, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इनके बारे में डिटेल में एक चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमारा जो प्रियम्बल है, भारत का प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये भाषा लिखता है, ये भी नेचुरल लॉ से इंस्पायर्ड है, ठीक है? कुछ कोई बोलेगा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें से ये सब आया है, लेकिन ये नेचुरल लॉ से इंस्पायर्ड है, वहां से इंस्पायर्ड हुआ, उनमें आया, फिर हमारे यहाँ आया, तो क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉ से ही इंस्पायर्ड है। ये तो नहीं बोलेंगे कि वहां से आया, ऊपर ऊपर से दिखता है कि हाँ फ्रांस में हुआ था तो हम देख रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल लॉ से इंस्पायर्ड है पूरी तरीके से, ठीक है? अब देखिए नेचुरल लॉ और मैन मेड लॉ। ये मैन मेड लॉ तो लिखना ही नहीं चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए ह्यूमन मेड। ये मैन वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है यहाँ। ह्यूमन मेड लॉ, क्या अंतर है? देखिए नेचुरल लॉ में क्या होता है? नैतिकता से उत्पन्न होता है, नेचुरल लॉ हर जगह लागू हो सकता है, ये आपके विवेक पे आधारित होता है, सही गलत का मूल्यांकन करता है, ठीक? ह्यूमन मेड क्या है? संसद या विधानमंडल में बनता है, क्षेत्र विशेष पर लागू होता है, नियम आधारित होता है, सिर्फ अपराध या सजा तय करता है, ये डिफरेंस है, ठीक है? नोट्स में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, उसके बाद इसका लिंक भी मिल जाएगा कि पीडीएफ कहाँ से उठाना है, ठीक है?
तो ये अंतर था। अब देखिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में पॉजिटिव लॉ क्या है वो समझिए। देखिए पॉजिटिव लॉ का मतलब सीधा से ये जो ह्यूमन मेड हो, जो मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। जैसे कहाँ बनता है, संसद में, विधानमंडल में, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कोई कानूनी नियम हो सकते हैं, फुल्ली मैन मेड, ठीक है। और ये सब जो फुल्ली मैन मेड होता है कहाँ लागू होता है, ये एक निश्चित समाज, देश पर लागू होता है। एक कंट्री पे, एक सोसाइटी पे लागू करे, एक नियम बना दे कि ये एरिया ऐसा काम करेगा। भारत के संदर्भ में है ना, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, पूरे देश पे लागू कर दे, इस तरीके का, ठीक है। पॉजिटिव लॉ के लक्षण क्या है? पहला लक्षण ह्यूमन मेड होगा, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लिखित होगा, ये ध्यान रखिए, लिखित होगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है हमारा। सीमित क्षेत्र में लागू होता है, एक देश में लागू होता है। सीमित क्षेत्र मतलब अपना देश, हम दूसरे देश का तो कानून नहीं बना देंगे ना, अपने देश का कानून बनाएंगे। सीमित क्षेत्र में लागू होता है, तो लागू करने की शक्ति अथॉरिटी के पास होगी, राज्य के पास होगी, स्टेट के पास होगी, तो गलती होने पर सजा भी मिल जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव लॉ का ओरिजिन क्या है? पॉजिटिव लॉ का ओरिजिन क्या है? पॉजिटिव लॉ मतलब जो स्टेट ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन मेड मतलब स्टेट बना रहा है एक पर्टिकुलर एरिया को सुरक्षित करने के लिए। अब ये जो नाम है, ये भी वेस्टर्न थिंकर से ये नाम है जो स्टेट को सपोर्ट करते थे। जेरमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, थॉमस हॉब्स, ये लोग क्या करते थे कि स्टेट को सपोर्ट करते थे। स्टेट को सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव लॉ क्या बोलता है? जो ह्यूमन मेड है, जो मनुष्य बनाएगा तो राज्य आएगा, स्टेट आएगा, राज्य आएगा, तो राज्य को सपोर्ट करते थे, राज्य सपोर्ट करेंगे, स्टेट सपोर्टर, यानी स्टेट के बिना जो है अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेट सपोर्टर है। अब आगे आइए, तो पॉजिटिव लॉ के एग्जांपल भारत के संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एक्सेट्रा, मोटर व्हीकल एक्ट, ये पॉजिटिव लॉज हैं जो बने हुए हैं देश को चलाने के लिए। क्या क्या लक्षण थे उसको ध्यान में रखेंगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ह्यूमन मेड हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन मेड है, लिखित है, लिखित है, सीमित क्षेत्र में लागू होता है, हमारे देश में लागू होता है, हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वहां लागू होता है। लागू करने की शक्ति किसके पास है? अथॉरिटी के पास है, ठीक है। तो ये पूरा पॉजिटिव लॉ है। अब यहाँ पे रूल बने, एक्ट बने, नियम बने, सब पॉजिटिव लॉ के एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आया होगा। अब हायरार्की सेट करते हैं पूरे लॉ का, जितने भी लॉज अभी बताए उनमें हायरार्की देखते हैं, स्तरीकरण करेंगे सबका कि किनको टॉप पे रखा जाएगा। सबसे लो पे कौन सा है? रेगुलेशन आएगा, विनियम, रूल्स, फिर तीसरे पे जुडिशियल ऑर्डर, फिर एक्ट, स्टैट्यूटरी लॉज, ये सारी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर नेचुरल लॉ। टॉप पे नेचुरल लॉ रहेगा जो जन्मजात मिले हुए हैं हमें, ठीक है। और सबको प्रायोरिटी देनी होगी तो हम सीधे इसको प्रायोरिटी देंगे, ये, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, जन्मजात मिला हुआ है, इसको कोई छीन नहीं सकता। नेचुरल लॉ, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने देश के लेवल में बनता है, ये हर जगह लागू हो सकता है नेचुरल लॉ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो है आपके पर्टिकुलर एरिया में लागू होगा, ठीक है। एक्ट, लॉज, ये भी पर्टिकुलर एरिया में, जुडिशियल ऑर्डर, ये भी पर्टिकुलर एरिया में, रूल्स और रेगुलेशन पर्टिकुलर एरिया में, ये टॉप पे रहेगा क्योंकि ये सब जगह लागू हो सकता है, एवरीवेयर, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल के लिए नेचुरल लॉ, अब मैं सबका एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए नेचुरल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, जुडिशियल ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या भूमिका है इनकी? देखिए नेचुरल लॉ क्या कहता है? नैतिकता की आत्मा है ये नेचुरल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कानूनों का राजा है। एक्ट और जुडिशियल ऑर्डर क्या है? ये संविधान के सेवक है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? ये नीति के औजार है, पॉलिसीज के औजार है, ठीक है, हथियार है यूज करने के लिए। तो नेचुरल लॉ क्या है? नैतिकता की आत्मा, सबसे टॉप पे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक देश में कानून की पूरी किताब है जिस लिखी हुई राजा है। अब इस राजा को सेवक चाहिए होंगे, तो सेवक कहाँ से आएंगे? एक्ट आएगा, जुडिशियल ऑर्डर आएगा, ठीक है, तो ये सब सेवक बन जाएंगे संविधान के। और अब देश में काम धंधा भी चलना चाहिए, तो नीति के औजार बनेंगे, जो पॉलिसी उनके औजार क्या होंगे? रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। इस तरीके से समझना है, समझ में आ गया? तो अभी तक हमने क्या देखा? एथिकल कंसर्न देखा, एथिकल कंसर्न के सॉल्यूशन देखे। एथिकल कंसर्न के सॉल्यूशन में हमने लॉ देखा, क्या लॉ था? नेचुरल लॉ था, उसके बाद रूल्स, रेगुलेशन, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए सोशल कस्टम एंड लॉ रिलेशन, सामाजिक परंपराएं जब अत्याचारी बन जाए, दमनकारी बन जाए, तब लॉ का क्या रोल होता है, इनका संबंध देखना है, ठीक है। उससे पहले आप लॉ समझ गए हैं क्या है? सोशल कस्टम चलते चलते देख लीजिए, फिर हम देखेंगे कि लॉ की क्या भूमिका है। देखिए सोशल कस्टम, सामाजिक परंपराएं क्या होती हैं? इस समाज के लोग जो है अनौपचारिक तरीके से, जो लिखा नहीं होता है, ठीक है, उसको अपनाते हैं, वही है सामाजिक परंपराएं। जैसे ये कहाँ दिखेगी? लोकाचार में, धर्म में, रीति रिवाज में, परंपराओं में, जाति व्यवस्था में, विवाह प्रथा में, भोजन शैली में, और भी बहुत सारे, हर चीज में दिखेगी। जो फेस्टिवल्स मनाते हैं उसमें दिखेगी ये सामाजिक परंपराएं, ठीक है। उदाहरण के लिए दहेज लेना देना, ये किसी कानून में तो नहीं लिखा हुआ है, कानून में उल्टा लिखा हुआ है कि नहीं करना है, ठीक है, लेकिन कब चोरी छिपे करते हैं। मृत व्यक्ति का जो अस्थियां होती है गंगा में बहाना,
ठीक है, ये कानून में नहीं लिखा हुआ है लेकिन सामाजिक परंपरा है, इसको करते हैं लोग। ठीक है, जाति के बाहर शादी करना बुरा मानते हैं लोग। ठीक है, ये कानून में नहीं है, कानून में तो इसको कहा जाएगा गलत है, लेकिन लोग मानते हैं इसको। ठीक है, तो ये सामाजिक परंपरा है अनौपचारिक रूप से जो लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो ये होती है सामाजिक परंपराएं। तो ये परंपराएं जो है कानून नहीं है, पर समाज पर इनका गहरा प्रभाव होता है। तो आप समझ गए सामाजिक परंपराएं। ठीक है, अब एक तुलना देखिए सामाजिक परंपराओं और कानून में। पहलू क्या है? स्वभाव देखिए दोनों का। सामाजिक परंपरा का स्वभाव क्या है? ये अनौपचारिक है, परंपरागत रूप से चली आ रही है। कानून क्या है? ये औपचारिक है, लिखित है, वैधानिक है। लागू करने की शक्ति, ये नैतिक दबाव है। सामाजिक परंपरा नैतिक दबाव है, और कानून ये कानूनी दबाव है, करना ही करना है। बदलाव की गति कैसे है सामाजिक परंपरा में? धीरे है, बहुत धीमे बदलती है, और ये तेजी से बदलती है। जब चाहे कोई कानून गलत लगा कमेंट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सामाजिक परंपरा में अगर मान लीजिए सती प्रथा को रखा जाए तो इसको खत्म होने में बहुत टाइम लगा था। ये नहीं कि तुरंत कानून बनाया खत्म हो गया, लंबा टाइम लगा इसको खत्म होने में। स्रोत क्या है? धर्म, परंपरा और रीति। और इसका कानून का स्रोत क्या है? संविधान, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब इसका स्रोत है। अब यहाँ पे जो सती प्रथा का मैंने एग्जांपल दिया कि कानून बना, आप बोलेंगे सती प्रथा उन्मूलन कानून बना, हट गया, तुरंत कानून बनाने से हट गया, लेकिन जो समाज में फैला हुआ था ना, वो फिर भी चालू रहा लंबे टाइम तक, जब तक दूसरी पीढ़ी आके उसको रिप्लेस ना कर दे। तब तक माइंड सेट आपके दिमाग के लेवल पे जब तक ये असर ना करे कि ये गलत है, तब तक ये चलता रहा। ठीक है, ये होगा तुलना। नोट करने वाली बात, तो जब सामाजिक परंपरा जो है अत्याचार, जो मैंने बोला अधिकारों का हनन करने लगती है, तब क्या करती है? उसको नियंत्रित करने के लिए कानून हीरो की तरह आती है। ठीक है, कानून एकदम हीरो की तरह आता है कि थांबा 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 भाई, हम हैं, आप ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। इसीलिए अब ये न्यूट्रल रहता है, कानून ऐसे बैठा रहेगा, जब कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो कूद के आ जाएगा, हम हैं चिल्लाते हुए, हम हैं। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का अब केस देखेंगे एग्जाम्पल के लिए। जो भी मैंने बोला कि सारा सामाजिक परंपरा जब अत्याचारी कर होती है तो कानून कैसे कूदता है। देखिए सबरीमाला का मामला है, सबरीमाला केस 2018 का। क्या मामला था इसमें? क्या था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, जाने नहीं देते थे, कहते थे कि महिलाएं नहीं जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट कूद के आया आगे कि भाई हम लोग हैं। क्या बोला इन्होंने कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 ये समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, और महिलाओं को भी समानता का अधिकार है। तो आपका ये जो कानून बना है ना, ये कि महिलाएं नहीं जा सकती, इसको हटाइए। सब एक बार बोला, सब साइलेंट हो गए, खत्म। अब इसी से रिलेटेड, ये सबरीमाला से रिलेटेड मामला, अगर आपको ये बहुत ही अच्छा इंडियन एक्सप्रेस में 2018 में एक लेख छपा था, एडिटोरियल पेज था, अगर आपको पढ़ना है तो ये नाम सर्च करिएगा, फेथ कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। आपको तुरंत 2018 का आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, वैसे नोट्स में भी मिलेगा, ये सब मेंशन किया हुआ है मैंने। ठीक है, इंटरनेट पे टाइप करेंगे खुल जाएगा ये पेज, पढ़ लीजिए, एक सेंस डेवलप हो जाएगा। दूसरा है ट्रिपल तलाक, 2017 का मामला। क्या था इसमें? क्या मामला था कि एक पुरुष मुसलमानों में अगर तलाक देना है तो 3 बार तलाक तलाक जोर से चिल्ला देगा और तलाक हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोला भाई ये आपका जो धार्मिक प्रथा है ना, ये गलत है। ये लोग क्या करते थे? 3 बार बोलते थे तलाक तलाक तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार बोला, नहीं होगा अब ये असंवैधानिक है, मान गए लोग एक झटके में। ठीक है, तो 3 बार ये लोग चिल्लाए, सुप्रीम कोर्ट 1 बार चिल्लाया केवल, खत्म मामला हो गया। तो क्या करते थे कि धार्मिक प्रथा थी कि 3 तलाक देना है बोल के जोर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वायलेट्स आर्टिकल 14, 21, राइट टू इक्वालिटी एंड लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। तो खत्म हो गया ट्रिपल तलाक भी। अब ये देख रहे हैं कैसे सामाजिक परंपराओं को कानून कूद के ठीक कर रहा है, जब गड़बड़ होगा तो कूदेगा। अब इसी से रिलेटेड जो मैंने इधर पीछे ये बताया है, इसी से रिलेटेड द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसमें एक एडिटोरियल था 2017 में, फेथ मस्ट रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फेथ मस्ट रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, अब एक है हदिया केस 2017, इसके बारे में बहुतों ने तो सुना नहीं होगा, वो सब तो काफी फेमस है, इसके बारे में कोई सुना होगा। हदिया केस 2017 क्या मामला था? देखिए, केरल में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, ये लड़की लिख दिया है। केरल में एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। ठीक है, तो अब तो देखिए केस कब का है? 2017 का है, तो बवाल तो मचना ही था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर कूद के आ गया, कहा रुक जाओ, हम हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए क्या बोला कि जो मैरिज वाला सिस्टम है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 21 का मामला है। तो आप लोग बुमा बुम मत मचाइए, वो 2 लोग आपस में सहमत है ना, बस हो गया, आप लोग चलिए किनारे, साइड लगी, तो मामला यहाँ भी ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल है। अब एक ग्लोबल एग्जाम्पल लीजिए। अब देखिए ये वाला जो एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, इसका WHO में भी इस पे कंसर्न जताया गया है, काफी चिंता का विषय है ये।
तो देखिए क्या है, ग्लोबल एग्जांपल क्या है, अफ्रीका में एक परंपरा चलती है, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, FGM बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फीमेल जेनाइटल से एक हिस्सा जो है, इतना हिस्सा काट लिया जाता है, काट के निकाल दिया जाता है। दिखाता हूँ, एक एनाटोमी बनी हुई है, उसको दिखाता हूँ थोड़ा। ये एरिया ऑफ टिश्यू रिमूव, इतना हिस्सा काट के निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए WHO का मामला, ये इसी पे लिखा हुआ है, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। इस पे अगर आपको, ये परंपरा थी वहां की, कानून बना के खत्म किया गया इसको, कि क्यों, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला था, हेल्थ खराब हो जाती थी उनकी। ये पूरा आर्टिकल है, अगर आपको पढ़ना हो WHO के साइट पे जाइए, क्या रिस्क है क्या नहीं है सब कुछ मिलेगा आपको, रीजन सब, WHO ने क्या रिस्पॉन्स किया इस पे, सारी बातें मिल जाएगी। तो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इसको खत्म किया गया। जैसे कौन से कंट्री में था, जैसे केन्या हो गया, नाइजीरिया हो गया, इन सब कंट्रीज में था, तो कानून बना के इनको खत्म किया गया, लॉ लाया गया और इसको बंद किया गया कि ये बंद करो भाई, तुम लोगों की वजह से बहुत सारी महिलाओं की जान जा रही है, हटाओ उसको, सेहत खराब हो रहा है। ठीक है, तो कानून और सामाजिक परंपराएं जो है एक समाज को दिशा देने के लिए बनी है और दिशा देती भी है, लेकिन जब सामाजिक परंपराएं गड़बड़ होती है और समाज को सही दिशा ना देके उल्टी दिशा देने लगती है, तब कानून कूद के आता है। ठीक है, जैसे मानवाधिकार का हनन होने लगे, नारी सम्मान न किया जाए, जाति भेदभाव बढ़ने लगे, बच्चों का अधिकार छीने जाने लगे, तब कानून हस्तक्षेप करता है, कूद कूद के करता है, आता है। आ गया मैं हीरो, कानून, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो इस मूड से आता है कानून हमेशा। अब देखिए इस तरीके के आपको केस मिलेंगे, मतलब सिचुएशन मिलेगी, इक्वलिटी वर्सेस ट्रेडिशन, लॉ वर्सेस रिलीजन, लॉ वर्सेस कस्टम्स, इन्फोर्समेंट वर्सेस एक्सेप्टेंस। जब भी कुछ मामला गड़बड़ हुआ इन सब में, लॉ कूदेगा, लॉ कूद के आएगा और ठीक से बराबर करके चला जाएगा, ठोक पीट के बराबर करके चला जाएगा वापस, सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक है, तो लॉ कम्स एज ए हीरो, ऑलवेज हीरो की तरह आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यूपीएससी में इन सब चीजों को यूज कहाँ कर लेंगे, देखिए GS4 में, एथिक्स में पेपर में आ सकता है, वैल्यू वर्सेस ट्रेडिशन। GS2 का है जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, जुडिशरी वर्सेस राइट्स। एसे में भी हेल्प करेगा, कैसे, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, कैन दे को एग्जिस्ट, इस पे एसे लिखने के लिए भी आ सकता है, ये ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी कैन दे को एग्जिस्ट। ये तो एक आपके लिए ऐसे हो गया, लिख के दिखाइए, लिख के कमेंट में भेजिए, तो इस तरीके से आ सकता है। अब देखिए आगे चलेंगे गुड लॉ पे, कि गुड लॉ क्या है। आराम से समझदार इंसान भी बता देगा कि गुड लॉ क्या होता है। न्यायसंगत हो, व्यवहारिक हो और रक्षा करे, किसकी रक्षा करे, फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा की रक्षा करे, वो होता है गुड लॉ। लेकिन हम केवल इतना नहीं समझेंगे, हम थोड़ा और जाएंगे, इसके विशेषताएं क्या है गुड लॉ की। देखिए गुड लॉ की, अच्छा कानून का, न्यायसंगत हो, स्पष्ट और सरल हो, पढ़े तो समझ में आए, ये ना कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जाए कि पढ़ते ही आदमी अधिभूत हो जाए। यूपीएससी के प्रीलिम्स में पेपर में एक वर्ड हिंदी में छाप दिया था, अधिभूत लिख दिया था। जितने हिंदी वाले बच्चे थे ना वो गायब हो गए, सोच रहे यार ये क्या लिखा है, अधिभूत लिख दिया है, अधिभूत क्या होता है। फिर इन्होंने सोचा कि इंग्लिश वाला देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इंग्लिश भी नहीं समझ में आया उनको। इंग्लिश वाले बच्चों तो कर लिए होंगे जिनको इंग्लिश समझ में आ रहा है, अब जो ये दोनों में ही फंस गए, उनका तो एक क्वेश्चन गया, अधिभूत हो गए वहीं पे। कानून जो है भाषा सरल रखनी चाहिए, स्पष्ट हो, लागू करने योग्य होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए, मतलब बदलाव होता रहे, अमेंडमेंट होता रहे, समय टाइम फ्रेम तो देखा जाना चाहिए। 1900 एक टाइम पीरियड है, इस समय अब चल रहा है 2021, तो इस टाइम पीरियड के कानून के हिसाब से ये ठीक रहा होगा, हटा देना चाहिए, अभी 2021 के मामले से चलना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। तो मानव अधिकारों का सम्मान करें, ये होते हैं गुड लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इतिहास में कोई गुड लॉ का एग्जाम्पल है, आप बोलिए हाँ है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति। अब आपको लगेगा कि यार मनुस्मृति कैसे बोल दिया, मनुस्मृति में तो यही है, हाँ ठीक है। जो गलत बातें हैं, जो मनुस्मृति की गलत बातें हैं, जो सही बातें नहीं है, उनको ऐसे फाड़िए, कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, ठीक है, और जो ठीक बातें हैं उनको रख लीजिए। सारे फाड़ के फेंकने की क्या जरूरत है, जो खराब बातें उनको आज के समय के हिसाब से फाड़ के फेंकिए और अच्छी बातें रखिए। तो जो भेदभावपूर्ण वाली बातें हैं उनको क्या करना है, हटाना है। और लेकिन उसमें जो है राजधर्म और न्याय, जस्टिस से जुड़े हुए मामले जो है बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है, बहुत अच्छे से, तो उनको रख लेना है। राजधर्म और जस्टिस से जुड़ा हुआ उनको रखेंगे, बाकी जो खराब बातें हैं, जो महिलाओं के प्रति उल्टी सीधी बातें हैं, उनको फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक, अच्छी बातें रख लेना है। अशोक का शिलालेख देख लीजिए, धम्म का प्रचार कर रहे थे, तो धम्म के प्रचार में क्या था, अहिंसा था, सहिष्णुता था, नैतिकता पर बल दे रहा था, ठीक है। तो इतिहास में ये है गुड लॉ। मध्यकालीन भारत में कुछ है। अकबर का सुलह कुल याद करिए, जहाँ पे सभी धर्म के लोग बैठ के बातचीत करते थे, ठीक है। शेरशाह सूरी का कानून क्या था, रोड सिस्टम उसका बहुत बेहतर था, रोड सिस्टम, नापजोक एकीकरण और अपराध पे कड़ा नियंत्रण रखता था, तो उस समय भी गुड लॉ था। अब आइए आधुनिक भारत में तो खूब है, कितना है, IPC, अब तो चेंज हो गया ना, BNSS,
और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता सेकेंड ईयर से और विधि आयोग द्वारा सब बेहतर किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 14, 15, 35 पूरा समानता का अधिकार, हर तरीके का नैतिक अधिकार सब कुछ मिला है, फंडामेंटल राइट और यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, सारी चीजें तो आज भी है, बेहतर है। अब देखिए गुड लॉ के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या विचार थे। क्या बोलते हैं ये कि गुड लॉ इज नॉट जस्ट इन वर्ड्स बट इन एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इनका कहना था कि गुड लॉ केवल जुबान से मत बोलिए, ये जुबानी तक नहीं होना चाहिए, वो आपके एक्शन में होना चाहिए और जमीन पर दिखना भी चाहिए, तब तो मानेंगे कि गुड लॉ है। जुबान से बोल रहे हैं गुड लॉ गुड लॉ गुड लॉ और लिख दिए कुछ और कानून में और इम्प्लीमेंट कर दिए उल्टा सीधा, तो कथनी करनी दोनों में तारतम्यता होनी चाहिए। अब देखिए एक बुक है ऑन लिबर्टी, गुड लॉ को समझने के लिए। ऑन लिबर्टी किसने लिखा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इसमें खास बात क्या है, इन्होंने स्वतंत्रता और नैतिकता में संतुलन की बात करी है इस बुक में। मैं पूरे बुक का एक लाइन में क्रक्स दे रहा हूँ, नेट पे सर्च करेंगे ऑन लिबर्टी, खरीदना खरीद लीजिए, सॉफ्ट कॉपी पढ़ना है सॉफ्ट कॉपी रख लीजिए, तकिए के पास रखिए, एक दो पेज पढ़ना है। स्वतंत्रता और नैतिकता में संतुलन, ऑन लिबर्टी बुक, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में भी पढ़ना है हमें, एक पूरा का पूरा चैप्टर है। अब देखिए केशवानंद भारती केस 1973, संविधान क्या किया यहाँ पे, संविधान के मूल ढांचे को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट नहीं किया जा सकता। अब थोड़ा ब्रॉडर सेंस में सोचिए, गुड लॉ क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया गुड लॉ। तो ये जो केशवानंद भारती केस 1973 है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर को सुरक्षित किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है, ये गुड लॉ है, ये गुड लॉ का एग्जाम्पल है। केशवानंद भारती केस 1973 ये एग्जाम्पल बन सकता है, आप लिख सकते हैं कि गुड लॉ का एग्जाम्पल ये है केशवानंद भारती केस, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने का अपील की, पूरा लागू किया कि आप कुछ भी करिए लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ मत लगाइए। ठीक है, तो गुड लॉ का एग्जाम्पल है ये गुड लॉ। अब गुड लॉ में कंटेंट, प्रेजेंटेशन और प्रोसीजर को समझना है कि कैसे ये गुड लॉ कहा जाएगा पूरी तरीके से। देखिए कंटेंट यानी सामग्री, कंटेंट यानी सामग्री, कंटेंट ऑफ गुड लॉ क्या होता है, कानून में जो बातें लिखी गई हैं, कानून में जो बातें लिखी गई हैं कैसी होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, गैर भेदभावपूर्ण हो, मानवीय गरिमा की रक्षा करने वाली होनी चाहिए, ये कंटेंट होना चाहिए उसमें, ये है कंटेंट ऑफ गुड लॉ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन 2009 गुड लॉ का कंटेंट है, बढ़िया लिखा गया है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, बेटियों को जो है पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, ये भी गुड लॉ का एग्जांपल है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, मेंटल हेल्थ को, क्या है, गुड लॉ का एग्जांपल है। अरे सॉरी, गुड लॉ का तो एग्जांपल है, कंटेंट इसका, कंटेंट इसका गुड लॉ वाला है पूरा। ठीक है, अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एमपी जैन, क्या है, क्या ये बुक है एक, ऐसे में आपके इथिक्स के पेपर में आपको कोट करने में और भी ज्यादा आंसर जो सब्जेक्ट लिखते हैं ना, जैसे पॉलिटी वगैरह में, इन सब का बुक का नेम कोट कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एमपी जैन, नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, बुक है। क्या है बुक में, क्या लिखा, कंटेंट से जुड़ा हुआ है, कानून का कंटेंट न्याय और समानता पर केंद्रित होना चाहिए, ये क्रक्स बताया मैंने एक लाइन में पूरे बुक का। ठीक है, तो ये बुक सर्च करना है अपने से, पढ़ना भी है। अब मूवी का एग्जांपल लीजिए, एक पिंक मूवी आई थी 2016 में और एक 80 मूवी आई, 80 अभी आई है 2026 में, अभी नया है, तापसी पन्नू इसमें काम कर रही है। ठीक है, तो पिंक मूवी में क्या है, कंसेंट का जो मामला है उसको दिखाया गया है, तो कंसेंट का कंटेंट दिखाया गया है। क्या है कंसेंट में, महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। पिंक में बोलते हैं ना, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, अगर महिला ने कह दिया ना तो ना का मतलब हाँ, ना सॉरी ना का मतलब ना ही है, हाँ नहीं क्या समझना है। फिल्मों में दिखाया गया ना कि लड़की ने नो कहा तो भैया हाँ है इसका मतलब, ये नहीं है, नो मीन्स नो। पिंक में है 2016 का, 80 अभी की मूवी आई है, 80 मतलब 80 लड़कियां हर साल गायब हो रही हैं, इतनी गायब हो रही हैं कि पता नहीं चल रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है देश का, तो इस पे बेस्ड मूवी है, अभी आई है, जरूर देखिए। आप देखना है हमें गुड लॉ का प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ गुड लॉ कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, सरल भाषा होनी चाहिए, हर नागरिक समझ सके। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं कि पढ़ते पढ़ते आदमी चक्कर आने लगता है, 2 गिलास पानी पीता है 2 बार बैठ के, कहता है गुड़ लाओ भाई गुड़ लाओ, थोड़ा गुड़ पानी पिए, थोड़ा सा दिमाग में शुगर जाए तो काम करे। हिंदी पढ़ने वाला व्यक्ति, उसको हिंदी का कानून दे दिया जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हर शब्द का एक मतलब होता है, हर एक शब्द का जो है कॉम्प्लेक्स मीनिंग होता है।
ठीक है, और उसको चक्कर आने लगता है, और जब वहाँ केस लड़ता है तो फिर वो समझ के कुछ और जाता है, वहाँ जज कुछ और बोल देता है और इसका दिमाग घूमता है, अरे यार मैं तो ये समझा था, ये क्या निकल गया। तो हर नागरिक समझ सके ऐसा कानून हो, ठीक है। तकनीकी शब्दों का कम प्रयोग करें, कानूनी भाषा जो है जटिल ना हो जाए, इतना कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कि दो बार ग्लास का पानी पीना पड़े, गुड़ पानी मंगाना पड़े, ये ना हो। हल्का हो, थोड़ा समझ में आए, सरल भाषा का इस्तेमाल करें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि लोगों की हालत खराब हो जाती थी पढ़ते हुए। आम आदमी सोचे कि हम अपना केस किसी वकील से नहीं, हम खुद ही केस देख लेंगे। तो जब केस पहुंचता था वहां पे कोर्ट के अंदर, तो लोग उसको देखते थे कि यार कोई बोल क्यों नहीं रहा है? उसको समझ ही नहीं आया तो बोलेगा क्या। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को सुधारा गया। जीएसटी लॉ इतना कॉम्प्लेक्स था, इसको सुधारने के प्रयास किए गए। डिजिटल पर्सनल डेटा, इसको भी अभी संशोधन किया गया, इसको भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। को देखिए, कितना भी कोशिश कर ले, वो इतना जटिल भाषा तो बनाएंगे ही बनाएंगे। आम, ये जो लिखा है ना कि आम आदमी को समझ में आनी चाहिए, वो कानून इसलिए बनाते हैं ताकि आम आदमी को ना समझ में आए। अगर समझ गया तो सब कोई अपना ही केस देखने लगेगा, रोजगार रोजगार खत्म हो जाएगा कुछ लोगों का। लेकिन होना तो यही चाहिए, ठीक है। अब एक मूवी का एग्जांपल है, जॉली एलएलबी, 2013 में आई थी। अभी तो नई भी आ गई, लेकिन पुरानी वाली देखिए। इसमें क्या है, दिखाया गया था कि आम आदमी को जो कानून की भाषा जो है समझ नहीं आती है, कानून की भाषा समझने में उसकी हालत खराब हो जाती है। एक बूढ़ा आदमी है, पहुंचता है अपना केस लेके, क्यों लेके पहुंच रहा है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले भाषा तो समझ ले। अब देखिए, हमको समझना है प्रोसीजर ऑफ गुड लॉ। तीसरा, कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए। इस तरीके का प्रोसीजर होना चाहिए। प्रोसीजर होगा तो कैसा होगा, आरटीआई एक्ट 2005 और फार्म लॉ 2020। प्रोसीजर खराब होगा तो क्या हो जाएगा, लॉ रद्द हो जाएगा। 3 किसान बिल आया था, खूब प्रोटेस्ट हुआ, 1 साल तक चला पूरा। क्या हुआ, कानून वापस लेना पड़ गया, ठीक है। प्रोसीजर खराब था, जल्दबाजी में लाया गया था। और आरटीआई एक्ट ये बेहतर है, प्रोसीजर अच्छा प्रोसीजर था, इसी वजह से आया। लेकिन अभी क्या किया गया है, इसमें कुछ ऐसा संशोधन किया गया कि आप आरटीआई से कुछ भी मांगिए मिलेगा नहीं। मतलब ज्यादा चांस है कि मना कर देंगे, कह देंगे नो, पब्लिक अथॉरिटी का मामला है, ठीक है। तो गांधी जी का कोट है इस पे, अ लॉ दैट डज नॉट अपील टू कॉन्शियंस इज नो लॉ एट ऑल। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि कानून का कंटेंट और उसका उद्देश्य नैतिक होना चाहिए। गांधी जी भी चिल्ला के बोल रहे हैं, सब कोई चिल्ला के बोल रहा है कि यार कानून बनाओ, थोड़ा ढंग का बनाओ, कायदे से बनाओ, लोगों को समझ में आए, लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे। देखिए, गुड लॉ का एक पिलर है, क्या पिलर है, कंटेंट, प्रेजेंटेशन और प्रोसीजर। अगर ये तीनों ठीक रहता है, ये तीनों ठीक है, तो गुड लॉ बोला जाएगा। गुड लॉ मतलब क्या, जिसमें विश्वास बने, न्याय हो, नैतिकता हो, ये भावनाएं जब पैदा होंगी तब कहा जाएगा कि ये गुड लॉ है। और गुड लॉ का ये कंटेंट, प्रेजेंटेशन, प्रोसीजर सब ठीक हुआ है, आम आदमी को समझ में आए, ठीक है। तो ये है गुड लॉ। अब चलते हैं आगे, तो देखिए अब देखते हैं बैड लॉ। गुड लॉ है तो बैड लॉ भी होगा ही। देखिए, बैड लॉ वही है जो मैंने सब कुछ बोला है, बस उसको उलट देंगे गुड लॉ को, तो बैड लॉ हो जाएगा। लेकिन बैड लॉ को देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। देखिए, बैड लॉ मतलब जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, समाज के सबसे कमजोर तबके के साथ अन्याय करने लगे। जब ऐसा कोई कानून हो कि जो समाज के सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे पिछड़ा वर्ग, उसके साथ जो है अन्याय करना चालू कर दे, इनजस्टिस हो जाए, तो ये केवल केवल बैड लॉ नहीं होगा, ये सामाजिक अपराध जैसा है। कि अभी ऐसा कानून बनाया गया है कि जो समाज के सबसे पिछड़ा वर्ग है उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रहा है, ये खुद लॉ अपने आप में एक अपराध होगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 377 याद ही होगा, मैनुअल स्क्वेंजिंग लॉ, ये सब लॉ बनाए गए थे। तो अभी देखते हैं, वंचित वर्ग में क्या है, दलित है, एलजीबीटीक्यू है, सफाई कर्मचारी है, और भी बहुत सारे, महिलाएं भी हैं, सबसे पिछड़े वर्ग में रहती हैं, उनको उतने अधिकार मिले नहीं है। तो देखिए, सेक्शन 377 जो है ब्रिटिश एरा में बना था। तो क्या कहता था कि जो प्राकृतिक नहीं है, जो प्राकृतिक संबंध नहीं है वो अपराध होगा। मतलब अननेचुरल सेक्स को अपराध बोलता था कि सेम जो होमोसेक्सुअलिटी है वो अपराध है, ठीक है। तो किसको मारता था, ये एलजीबीटीक्यू को, समुदाय को टारगेट करता था ये सेक्शन 377। तो बैड लॉ क्यों है कि ये निजता और पहचान के अधिकार का उल्लंघन करता था, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कूद के आया, ये अपने आप में बैड लॉ था, तो सुप्रीम कोर्ट कूद के आया, क्या 2018 में इसको रद्द कर दिया। और क्या बोला कि ये मतलब रद्द तो कर ही दिया, सीधा सीधा होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया। अभी मैरिज और इसका मामला भी अभी चल रहा है, ठीक है। तो कौन से केस में किया, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा होमोसेक्सुअलिटी को, ये जो सेक्शन 377 वाला मामला था, इसको रद्द कर दिया, ठीक है। तो ठीक हो गया मामला। द हिंदू में इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था, नाम नोट कर लेंगे, अगर आपको पढ़ना होगा नेट पे सर्च करिएगा तुरंत मिल जाएगा। सेक्शन 377 वाज अ कॉलोनियल रेलिक दैट क्रिमिनलाइज्ड आइडेंटिटी इटसेल्फ। इसको सर्च करेंगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 1993 में बना,
कानून तो बन गया, तो फिर ये बैड क्यों है? देखिए, बैड इसलिए है कि कानून लागू नहीं हुआ ढंग से। कोई भी कानून बन जाए, अगर वो ढंग से इम्प्लीमेंट ना हो ना, तो अपने आप में बैड। तो किसको मार रहा था? सराफाई कर्मचारियों को, और उसमें भी जो दलित समुदाय था, क्योंकि ज्यादातर इसमें दलित समुदाय ही काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको नुकसान पहुंचा था। प्रॉब्लम क्या है? कानून बन गया, प्रॉब्लम यही है कि कानून बना, लेकिन बजट, सबसे बड़ी बात है बजट। कानून तो बना दिया कि बजट पास भी हो रहा है इनको लिए, जैसे सुरक्षा के उपकरण हो, पुनर्वास, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या दिखा? इसका इम्पैक्ट ये था कि 300 से ज्यादा मौतें आज भी हो रही है हर साल। गटर में उतरते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसमें आप न्यूज देखते होंगे उसमें, तो ये 300 प्लस मौतें आज भी हो रही है। गटर में उतरना, कोई उपकरण नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। जहाँ पे रोबोट लगाए जा सकते हैं, वहां पे इंसान घुस रहा है अंदर मैन होल में, ठीक है। एक मूवी है यूट्यूब पे, शॉर्ट मूवी है, उसको देखिएगा नेट पे सर्च करके, कचरा, आपको समझ में आएगा, रिलेट कर पाएंगे। दूसरा है आदिवासी अधिकार, इनके लिए भी कानून बना हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, माइनिंग लॉज बना तो है, लेकिन ठीक से पालन नहीं हुआ। जो मैंने कहा कि बन तो गया, अगर ठीक से पालन नहीं हुआ है तो बैड लॉ है वो। क्या है? तो ठीक से पालन नहीं हुआ तो न्यूटन, तो ठीक से पालन नहीं होगा तो क्या होगा? इनको इनके मूल स्थान से भगाया गया, पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करी गई, इनके लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो अपने अपने बैड लॉ था। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूवी देखी होगी न्यूटन, 2017 में आई थी, इसमें राजकुमार राव ने काम किया है। तो ये क्या करता है? राजकुमार राव आदिवासी क्षेत्र में जाता है चुनाव कराने। यहाँ पे चुनाव बहुत ही रेयर केस में, तो नक्सलवादी एरिया होता है, खतरा रहता है। तो न्यूटन के किरदार में जो राजकुमार राव है, वो चाहता है कि फेयर इलेक्शन हो। और जो चुनाव देने जाता है, यहाँ पे करवाने जाता है, तो लोगों को पता ही नहीं था किसका चिन्ह कौन सा है, सिंबल नहीं पता होता। तो राजकुमार राव कोशिश करता है समझाने का। उसमें एक पुलिस आर्मी का जवान रहता है, जो होता है कि जल्दी जल्दी कुछ भी है करके हटाओ। तो इनको आर्मी के जवान जो होता है उसको हटा के राजकुमार राव कोशिश करता है कि फेयर हो, उसका प्रयास रहता है कि पूरा फेयर इलेक्शन हो, ठीक है। तो आदिवासी क्षेत्र में चुनाव प्लस प्रशासनिक नैतिकता की कहानी दिखाई गई इस मूवी में। समझ में आया कि कोई भी कानून ढंग से लागू होना चाहिए, लागू नहीं होगा तो वो बैड लॉ बन जाएगा। देखिए, तो समाधान क्या है? अभी इतना जो गुड लॉ सब, ये बैड लॉ गुड लॉ सब किया गया, समाधान क्या है? इंक्लूसिव लॉ मेकिंग होनी चाहिए। मतलब वंचित वर्गों के लिए आप बना रहे हैं तो वंचित वर्गों की भागीदारी से कानून बने। ये ना हो कि वंचित वर्गों के लिए बना रहे हैं कानून, और एक पैनल में सब लोग उच्च वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग, और उनकी समस्या क्या है वो जानते नहीं है, ये इनकी दिक्कतें अपने आप लिख के भेज दिया। ये ना हो, वंचित वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू जरूर होना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को सक्रिय भूमिका में रहना चाहिए इन सब मामलों में, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस और एथिक्स ट्रेनिंग हो, जो भी ये लॉ बना रहे हो उनको जमीनी हकीकत पता रहे। एम्पैथेटिक ब्यूरोक्रेसी हो। न्यूटन मूवी देखा है? न्यूटन मूवी में जो न्यूटन का किरदार रहता है वो कौन रहता है? एक सरकारी अधिकारी रहता है, तो क्या रहता है? एम्पैथेटिक रहता है। तो इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी बने। अगर जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, नेट पर सर्च करिए, यूट्यूब पे फ्री में मिलेगी, देख डालिए। तो देखिए, अब इन सबको निष्कर्ष के रूप में ये बोलो तो गुड लॉ कौन सा होगा? वही होगा तो सबसे वंचित वर्ग को सबसे पहले न्याय दिलाए, सबसे वंचित वर्ग को सबसे पहले न्याय दिलाने की कोशिश करे, वही होगा गुड लॉ, उसको बोलेंगे गुड लॉ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब ये कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये एथिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो, पूरा टॉपिक बहुत दिन से रुका हुआ था, लेकिन अब नहीं रुकेगा। एक एक दिन गैप हो सकता है, लेकिन डेली आएगा, डेली, ठीक है। तो चैनल का नाम है यस पीसीएस एसएससी। इसका मतलब ये है कि केवल ये देखेंगे, अगर अच्छा लग रहा हो तो आसपास के लोग भी देखते रहें, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।